नमस्कार सभी को। मैं आपका मित्र डीएस सैनी आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, जब हिंदी अपन पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का अपन को ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए अपन को मुख्य रूप से क्या-क्या पढ़ना चाहिए हिंदी में, जब अपन तैयारी करते हैं किसी परीक्षा विशेष की, तो उस परीक्षा में हिंदी के बहुत सारे टॉपिक आपके शामिल है। उन टॉपिकों में मुख्य रूप से आपको कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो देखो, मुख्य तो सभी टॉपिक होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक है, उन सिलेबस के टॉपिकों को अपन को याद होना ही चाहिए, मतलब टॉपिक पता ही होना चाहिए। जैसे अपन मैं रीट लेवल 1 की बात करूं या रीट लेवल 2 की बात करूं, तो रीट लेवल 2 है, इसमें पूरा सब्जेक्ट आपका हिंदी का व्याकरण पूरा कंप्लीट आता है। सेम वैसे ही आपका लेवल 1 में भी हिंदी की व्याकरण आती है। लेकिन अपन को जीरो से, जहां से अपन की शुरुआत होती है हिंदी की, वहां से हमको पढ़ना चाहिए, एक एक चीज को हमको समझना चाहिए। और बिल्कुल बारीकी से, आजकल का परीक्षक है उसकी मेंटेलिटी को आपको पहचानना चाहिए। अगर उसकी मेंटेलिटी आप जानते हैं, किस प्रकार के प्रश्न इस टाइम पर बना रहा है, कैसे प्रश्न आगे बनने वाले हैं, वर्तमान के पेपर किस प्रकार के हो रहे हैं, पहले के पेपर किस प्रकार से हुए हैं, इसको देखते हुए यदि हम अ, अगर तैयारी करते हैं तो हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है और हमसे गलतियां कम होने के चांस हो जाते हैं। प्यारे साथियों, आज अपन चर्चा करें तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे बात करूंगा। जैसे मैं तो आपको आज शुरुआत से ही बताऊंगा, क्योंकि कहीं से बीच से भी कोई टॉपिक पढ़ाने का कोई मजा भी नहीं आता है। तो आप शुरुआत से ही चर्चा करें। तो देखिए, सबसे पहले हमको हिंदी शब्द से ही चलना चाहिए। ये आपका जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द के बारे में जानकारी हमको होनी चाहिए। तो परिवार के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि परिवार हिंदी का कौन सा है। हमें लिपि के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारी लिपि कौन सी है। देखो, थोड़ी थोड़ी जानकारी हमको हर चीज की होनी चाहिए। इसके बाद में हमें जानकारी होनी चाहिए कि व्याकरण का मतलब क्या है, व्याकरण की परिभाषा क्या है, इसको कितने भागों में बांटा गया है ना। आपकी भाषा के बारे में भी हमको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा की इकाई कौन कौन सी होती है ना। भाषा के मुख्य रूप कौन से होते हैं, भाषा का उच्चारित रूप कौन सा है, द्वितीयक रूप कौन सा है, प्राथमिक रूप कौन सा है ना। तो इस तरीके से आपका ध्वनित रूप कौन सा है, इस तरीके से भाषा में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। अपन को थोड़ी सी जानकारी ध्वनि के बारे में होनी चाहिए, अपन को जानकारी वर्ण के बारे में होनी चाहिए, अपन को जानकारी वर्णमाला के बारे में होनी चाहिए। और जब वर्णमाला पे जब हम आ जाते हैं, तो वर्णमाला के बाद में हम दो चीजों पर चलते हैं। हमें जानकारी फिर स्वरों की डिटेल से होनी चाहिए, व्यंजनों की हमें डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम इन चीजों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारी जड़ मजबूत नहीं होगी। तो जड़ मजबूत नहीं होगी तो फिर आपका मकान मजबूत कैसे बनेगा, बात तो ये है ना। तो हमको जड़ मजबूत करनी है, इसके लिए हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, पूरी हिंदी में वर्ण कितने हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो साथियों, इसके बाद अपन स्वर व्यंजन पढ़ेंगे। स्वर व्यंजन के बाद में हम स्वर की परिभाषा पढ़ेंगे, स्वर के भेदों को पढ़ेंगे। स्वर के भेद पढ़ने के बाद में व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन के भेदों को पढ़ेंगे, और फिर हम उच्चारण स्थानों को पढ़ेंगे। लेकिन बात यह है कि अपन को स्मार्ट पढ़ाई कैसे करनी है वर्तमान समय में, वर्तमान युग यानी वर्तमान समय को देखते हुए हमको स्मार्ट पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इस समय का। अगर आप इस चीज पर ध्यान देते हैं, स्मार्ट पढ़ाई पर, यानी हम शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, हम एक बड़े टॉपिक को 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में कैसे याद कर ले, हमारा वो तरीका यदि आपने अपनाया, तो निश्चित है कि आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। जैसे मैं आपको स्वर पढ़ाऊंगा, तो स्वर को मैं पूरे स्वरों को आपको 1 मिनट में याद करा दूंगा। वो तरीका आपको बताऊंगा, एक सारणी बनाऊंगा, एक सारणी से पूरे स्वर याद। जैसे आपका समृद्ध स्वर कौन सा है, अर्ध समृद्ध कौन सा है, विपरीत कौन सा है, अग्र कौन सा है, पश्च कौन सा है, वृत्ताकार कौन सा है, वृत्ताकार कौन सा है, इसमें फंसे रहते हैं हम। तो इसकी एक छोटी सी सारणी हम बनाते हैं, जिससे हम मिनटों का काम सेकंडों में होता है। आपका पलक झपकते ही उत्तर आता
ऐसी प्रकार से हम व्यंजनों में एक सारणी बनाते हैं। अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, इनको याद करने के लिए अर्धस्वर कौन सा है, आपका प्रकंपित कौन सा है, पार्श्विक कौन सा है ना, संघर्षी व्यंजन कौन से, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, मध्यस्थ व्यंजन कौन से, दृढ़ व्यंजन कौन से हैं। इस तरीके के जो सब चीजों को हम पढ़ेंगे और इन सबको हम जब 1 मिनट में याद कर लेते हैं तो यही होती है आपकी स्मार्ट पढ़ाई। क्लियर है? तो मैं आज आपको जीरो से ले चलता हूं। जीरो से आपको शुरुआत करना है। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, यहां से अपन पढ़ना चालू करेंगे। देखिए साथियों, यहां अपन हिंदी भाषा के बात करें तो देखिए सबसे पहले हिंदी शब्द की उत्पत्ति करें अपन। हिंदी शब्द है वो आपका ध्यान रखेंगे कि ये शब्द है आपका फारसी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का है। फारसी विकल्प में नहीं हो तो आप कर सकते हैं पारसी, और पारसी भी विकल्प में नहीं हो तो आप कर सकते हैं ईरानी। कौन सी कर सकते हैं? ईरानी। क्यों कर सकते हैं, इसका कारण समझेंगे। इसका कारण ये है कि ईरान में फारस की खाड़ी, जहां पर सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते हैं वो मुख द्वार के अलावा वायु नाक से भी निकालते हैं। तो वो सै को है बोलते हैं और ध को द बोलते हैं। तो सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे वहां पर एक भाषा विकसित हुई फारस की खाड़ी में, फारसी भाषा। और फारसी को धीरे धीरे बिगड़े हुए रूप में पारसी कहने लग गए और ये ईरान में विकसित हुई, इसलिए इसको ईरानी कहने लग गए। तीनों में से विकल्प में एक ही आएगा। तीनों ही विकल्प में हो तो हमारा उत्तर फारसी उत्तर क्लियर होगा। क्लियर है ना? एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखे अपन तो नदी कौन सी बह रही थी, वहां पर सिंधु नदी बह रही थी। तो मैंने आपसे सिंधु की बात की थी कि ये सै है, ये सै को क्या बोलते हैं वहां के निवासी है, और ध को क्या बोलते हैं? द। तो ये जो सिंधु शब्द था ये किस में बदल गया बताओ? ये किस में बदल गया बताओ? हिंदू में बदल गया। और ये हिंदू शब्द है, ये शब्द बदला आपका हिंद में, और हिंद शब्द है ये बदल गया आपका हिंदी में। और ये जो हिंदी शब्द है आज किस नाम से जाना जाता है? शुद्ध रूप में। इस तरीके से अपन हिंदी को लिखते हैं, ये शुद्ध रूप इसका। तो देखिए हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सिंधु शब्द से हुई है। किससे हुई है? सिंधु से। और इसका जो सही क्रम रहने वाला है वो सही क्रम आपका ये ही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया है। ये सही क्रम रहेगा सिंधु, हिंदू, हिंद और हिंदी। सिंधु, हिंदू, हिंद और हिंदी, ये इसका सही क्रम रहेगा। हिंदी शब्द की उत्पत्ति का सही क्रम सिंधु, हिंदू, हिंद, हिंदी रहेगा। हिंदी शब्द किस शब्द से बना है? तो सिंधु शब्द से बना है, ये ध्यान रखना है। किस शब्द से बना है? सिंधु शब्द से इसका निर्माण हुआ है। ये आपकी हिंदी शब्द के बारे में पूरी कहानी हुई। इतना सा ही कोई सवाल अंदर से पूछता है तो इतना सा ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। बात करें अपन के हिंदी के परिवार कौन सा है, तो इसके परिवार के बारे में मैं चर्चा करता हूं। तो परिवार देखिए दो देशों की मिली हुई भाषा है। एक तो आपका भारत है और भारत के अलावा आपका एक देश है यूरोप। कौन सा है? आपका यूरोप है। तो जब भारत और यूरोप का कुछ भूखंड, भूखंड का मतलब भूमि मिली हुई थी, पृथ्वी मिली हुई थी, जहां पर मिली हुई भाषा बोली जाती थी। अपने गांव में बोलते हैं, इधर के गांव की, इधर वाले गांव की भाषा मिली हुई होती है। जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर भारत और पाकिस्तान की भाषा थोड़ी मिली हुई है ना। तो जहां भी भारत चीन का बॉर्डर है वहां पर चीनी भाषा और भारतीयों की भाषा थोड़ी मिली हुई है। तो भारत और यूरोप की भाषा मिलकर के एक भाषा बनी जिसका नाम था भारोपीय। कौन सा था? भारोपीय। ये बन गई भाषा और इसने धीरे धीरे एक परिवार का रूप धारण कर लिया। इसमें अन्य भाषाएं शामिल होती गई और हमारा परिवार बन गया भारोपीय भाषा परिवार। आपसे कहेगा हिंदी किस भाषा परिवार से संबंध रखती है, तो आप ध्यान रखेंगे हिंदी भारोपीय, भारोपीय भाषा परिवार से संबंध रखती है। भाषा परिवार से संबंध रखती है, संबंध रखती। भारोपीय भाषा परिवार से क्या रखती है? संबंध रखती है। ये बात ध्यान रखेंगे, हिंदी भारोपीय भाषा परिवार से क्या रखती है? संबंध रखती है। ये अपन का केवल भारोपीय भाषा परिवार हुआ है नंबर 1। अगर विकल्प में ये नहीं हो तो आप दूसरा कर सकते हो आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार आप इसका उत्तर कर सकते हैं।
क्योंकि भारत में दो परिवार विकसित हुए थे। कौन कौन से हुए थे? ये आपका उत्तर भारत है, ये आपका दक्षिण भारत है। यहाँ पर एक परिवार था जिसका नाम था आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार यहाँ पर था, और यहाँ दक्षिण में था एक द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा था? द्रविड़ भाषा परिवार, है ना, द्रविड़ भाषा परिवार। तो ये जो परिवार था ये धीरे धीरे नष्ट हो गया और विकसित हुआ केवल आर्य भाषा परिवार। तो हमारे विकल्प में जब ये दोनों ही हो तो आपका प्रथम आंसर, फर्स्ट आंसर होता है आपका कौन सा? भारोपीय। ये विकल्प में नहीं हो तो आप सेकंड आंसर कर सकते हैं, आर्य भाषा परिवार। क्लियर है ना एकदम? तो ध्यान रखेंगे अपन, सेकंड क्या कर सकते हैं? आर्य भाषा परिवार। तो भारोपीय भाषा परिवार और क्या कर सकते हैं अपन? आर्य भाषा परिवार। दोनों विकल्प में होने पर पहला उत्तर आपका यही होगा। ये अपन का परिवार हो गया, हिंदी शब्द हो गया। बात करें अपन लिपि की। देखिए ये है आपकी लिपि, ये है आपकी लिपि। और लिपि किसको कहते हैं? और ध्वनि संकेतों को लिखने लिखने का जो तरीका है वही आपकी लिपि होती है। और हमारी हिंदी की जो लिपि है वो है आपकी देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी जो लिपि है इसके बारे में आप देखेंगे कि देखो इसका विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो आपको देखना है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि से लिपि से विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ है। लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ है देवनागरी लिपि का। क्योंकि पहले भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन नहीं हुआ था उस वक्त अशोक के शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में दोनों में ही लिखे हुए थे। लेकिन भारत पाकिस्तान के विभाजन होने पर खरोष्टी लिपि के अधिकतर जो शिलालेख थे वो पाक में चले गए, और ब्राह्मी लिपि के जो अधिकतर शिलालेख है वो भारत में रह गए। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ वो ब्राह्मी लिपि से हुआ। ये सवाल आपका बनता है। इनकी विशेषता क्या है? ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि की विशेषता। तो विशेषता अगर आपसे पूछता है तो आप लिखेंगे इसको बाएं से दाएं, बाएं से बाएं से दाएं, बाएं से दाएं लिखा लिखा जाता है, लिखा व पढ़ा जाता है। बाएं से दाएं लिखा व पढ़ा जाता है। देखो मैं किधर से लिख रहा हूँ, बायां हाथ इधर से लिख रहा हूँ, इधर ला रहा हूँ। तो बाएं से दाएं लिखा व पढ़ा जाता है। ये भी बात अपन को ध्यान रखनी है। दूसरी बात अपन बात करें कि देवनागरी लिपि का भारत के संविधान में संवैधानिक स्थिति क्या है? तो संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक स्थिति में देवनागरी लिपि के बारे में अपन को ध्यान रखना है। भारत के संविधान के भाग 17 में कौन सा है? भाग 17 है। आप करें अनुच्छेद की बात तो अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है 343। कौन सा याद रखना? 343 की धारा 1 में देवनागरी लिपि का वर्णन किया गया है। उसमें लिखा गया है 343 की धारा 1 में लिखा है कि संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। राजभाषा हिंदी होगी तथा इसकी लिपि देवनागरी होगी, देवनागरी होगी। ऐसा लिखा हुआ है इसमें धारा 343 की धारा 1 में, है ना। आपके देवनागरी लिपि है, इसमें भाषाएं कौन कौन सी है? तो देखो सबसे पहले तो दुनिया में थी संस्कृत। संस्कृत की बेटी है आपकी हिंदी। हिंदी और हिंदी के साथ में आप याद रखोगे नेपाली और मराठी। कौन सी याद रखोगे? नेपाली और मराठी, है ना। ये आपकी चार भाषाएं आपकी किस लिपि में लिखी हुई बोली जाती है? आपकी देवनागरी लिपि में। यानी मैंने आपको यहाँ पर पूरा पूरा ढंग से वर्णन कर दिया है देवनागरी लिपि का। क्लियर है? देवनागरी लिपि
का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, विशेषता बाएं से दाएं लिखते पढ़ते हैं। संविधान में स्थिति भाग 17 अनुच्छेद 343 की धारा 1 है। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, लिपि उसकी देवनागरी होगी और संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी देवनागरी लिपि में शामिल है। क्लियर है? ये था आपका इसके बारे में, लिपि के बारे में बात। अगर अपन शुरुआत करें व्याकरण शब्द की, ये व्याकरण है, ये व्याकरण शब्द है आपका व्याकरण। और व्याकरण में अगर आपको पूछे कि संधि कौन सी है तो यण स्वर संधि है। अगर आपसे पूछे कि संधि विच्छेद क्या होगा हिंदी में इसका, तो बी प्लस आ प्लस करण, संस्कृत में अलग है, ध्यान रखेंगे, है ना। और दो उपसर्ग, इसमें दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से? बी और आ। ठीक है। व्याकरण, व्याकरण कहते किसको हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पर परिभाषा इसकी नॉर्मल सी बता देता हूं मैं आपको। नियमों का क्रमबद्ध समूह, नियमों का क्रमबद्ध समूह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहलाता है, नियमों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के तीन भेद होते हैं, व्याकरण के तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन से होते हैं ये भी अपन को जानकारी होनी चाहिए। ये है आपकी व्याकरण और इसके तीनों भेद अपन को पता होना चाहिए। तीन भेद कौन से हैं? तो नंबर 1 पर मैं चर्चा करूं आपकी, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर वर्ण विचार, अगला हो जाएगा दूसरा आपका शब्द विचार, और तीसरा है आपका वाक्य विचार, देखो आपको बहुत ही सरल है। सबसे छोटे टॉपिक है आपका कौन सा? आपका वाक्य विचार और वर्ण विचार। इसमें आपका स्वर है, इसमें आपके व्यंजन है, उच्चारण स्थान है, बस ये है वर्ण विचार में। वाक्य में वाक्य भेद है और वाक्य शुद्धि है, अब बचा लो पूरी दुनिया जो बसी पड़ी है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, सब के सब किस में भरे पड़े हैं? शब्द विचार में भरे पड़े हैं। इसलिए आपकी पूरी व्याकरण को तीन भागों में बांटा गया: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान। शब्द विचार में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, विस्मयादिबोधक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, युग्म शब्द, विलोम शब्द, ठीक है ना, अनेकार्थक, आपका लिंग, वचन, कारक, काल, सब इसी में है। और वाक्य के भेद और वाक्य शुद्धि वाक्य विचार में, ये आपकी पूरी व्याकरण का ढांचा है। तो आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, तो अगली क्लास होगी उसमें अपन पढ़ना चालू करेंगे इसको, स्वर को। यानी अपन कहाँ से चालू करेंगे? वर्णमाला से, चालू करेंगे। वर्णमाला में अपन स्वर पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। आज तक अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद सभी साथियों। कैसी लगी क्लास ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। धन्यवाद साथियों।